हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमने ज्योग्राफी का कर लिया था, 6th क्लास का, 7th क्लास का कर लिया था। हम एनसीईआरटी कर रहे हैं और ये क्लासेस हमारा यूपीएससी एस्पिरेंट्स, स्टेट पीसीएस, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्पफुल है और स्कूल के स्टूडेंट के लिए तो है ही है। और हमने 6th क्लास का मैथ्स का भी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया है और अब हम हिस्ट्री स्टार्ट कर रखे हैं, जिसमें मैंने ये रहा हमारी एनसीईआरटी की बुक। मैंने आपको कल कंटेंट भी दिखा दिया था, आप मेरे पिछली वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। और आज हम उसे फर्स्ट लेसन कर रहे थे। फर्स्ट लेसन का नाम था क्या, कब, कहाँ, कैसे। क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये हमने स्टार्ट किया था और हमने ये सब पढ़ लिया था कि कैसे पता लगाते हैं अतीत के बारे में, हम कैसे क्या जान सकते हैं और लोग कहाँ रहते थे, इसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर हमने पढ़ा था अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाना। हमने देखा था किरथर पहाड़ियाँ कहाँ हैं और सुलेमान पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान पहले हमारे इंडिया का ही पार्ट था। फिर हमने पढ़ा था उत्तर में गारो, ये कहाँ पे है, गारो खासी जयंती, विंध्य पहाड़ियाँ, ये भी हमने देखा था। फिर हमने सिंधु नदी कहाँ है, सिंधु की सहायक नदी कितनी है, 5 है, ये भी हमने देखा था। जल्दी से फटाफट आप मेरे सिंधु की सहायक नदियों का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। फिर हमने पढ़ा था मानचित्र पर सिंधु की सहायक नदियों का पता लगाना, देखा था कहाँ पर था। फिर हमने देखा था कि गंगा और इसकी सहायक नदी सोन, मतलब गंगा की सहायक नदी एक सोन नदी है, जिसका हमने देखा था मैप में, हमने देखा था गंगा की सहायक नदी सोन नदी। मैं एक बार फिर दिखा देती हूँ, ये रही गंगा नदी, ये देखिए, ये रही गंगा नदी और इसकी सहायक नदी सोन नदी है, यू कैन चेक। फिर हमने देखा था कि मगध उस टाइम पे राजधानी हुआ करती थी प्राचीन काल में। जो हम बहुत फेमस राजा को जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, हम बहुत जाने माने राजा को जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। तो उन्होंने भी ये राजधानी बनाया था और ये मगध कहाँ पर है, बिहार में। अभी बिहार बोला जाता है, उस टाइम पे मगध कहते थे। और फिर हमने इसके बहुत शक्तिशाली राजा भी थे, जिन्होंने बहुत बड़ा राज्य स्थापित किया था और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। सिर्फ यही नहीं थी, और भी थी, हमारे साउथ के साइड में भी चली रही है। उस टाइम पे हमारे इंडोनेशिया तक फैले हुए थे उस टाइम के राजा, और लोगों ने सदैव। फिर हमने देखा था, अब हम उसके आगे हमने ये भी तो पढ़ लिया था। और आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, हमने ये भी कल कवर कर लिया था। अच्छा, उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, थोड़ा हम इसको देखते हैं। मानचित्र एक ये वाला जो मैंने आपको इंडिया का मैप दिखाया अभी, नदी रिवर वगैरह, एक सेकेंड, ये मानचित्र 1 है, ये वाला मैप देखने को कह रहा है। हमने कल देख लिया था, कल के वीडियो में आप एक बार वॉच कर लीजिए। तो हमने कल ये भी कर लिया था। हाँ, हम ये देख रहे थे मानचित्र 1, दक्षिण एशिया आधुनिक में इसको क्या बोलेंगे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। तो दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो इसे उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, इन सब देशों को, दक्षिण एशिया के देशों को उपमहाद्वीप कहा जाता है। किसे कहा जाता है, दक्षिण एशिया के देशों को उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे पहाड़ियों और पर्वतों और समुद्रों से बटा हुआ है। क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में भी बहुत सारा माउंटेन है, जैसे हम कंचनजंगा देख सकते हैं, K2 गॉडविन ऑस्टिन देख सकते हैं, हमारे इंडिया का लार्जेस्ट माउंटेन है। और ये जो हमारा ये सबसे लार्जेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट जिसे कहते हैं, वो भी हमारे एशिया में ही है, साउथ एशिया में। तो ये साउथ एशिया में बहुत सारे पहाड़ हैं, सीज हैं, इस वजह से इसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। ओके, हमने कल यहाँ तक तो पढ़ लिया था। ये थोड़ा सा मैंने सोचा थोड़ा सा
एडिशनल चीज़ बतानी चाहिए, अच्छी चीज़ें थी तो मैंने आपको बताया। अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं कल के आगे से। अब हम देश के नाम जानेंगे। अपने देश के लिए प्रायः हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। किसी किसी के मुंह से आप सुनते होंगे, कोई इंडिया कहता है, कोई कहता है भारत और कोई कहता है हिंदुस्तान। ठीक है, तो इतना सारे शब्द कैसे? इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडस नाम है सिंधु नदी का। किससे निकला है? इंडस से। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है और सिंधु नदी है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने, जो ईरान से आए थे ना, ये जितने मुस्लिम्स और पहले अंग्रेजों से पहले जितने आए हैं, ये बाबर, अकबर, मतलब जितने मुगल काल के हैं, तो ये सब उधर ही से आए हैं। ईरान और यूनान का पता लगाने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि ये सब वहीं से आए हैं। ने सिंधु को हिंदोस, वो सिंधु नहीं बोल पाते थे, हिंदोस या इंदोस बोलते थे, तो और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो जो इसके साइड में था उसको इंडिया नाम इन्होंने दे दिया। भारत नाम का प्रयोग, भारत क्यों पड़ा? क्योंकि हमारे राजा भरत थे, उन्हीं के नाम पे भारत पड़ा। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होता है कि हमारे इंडिया को भारत क्यों कहा जाता है, किस नाम पे कहा जाता है। तो हमारे राजा थे भरत, ठीक है, तो उनके नाम पे हमारे इंडिया का नाम भारत पड़ा। और भरत कौन थे, ये आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। भरत नाम का प्रयोग उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। सोचिए, हमारे भरत नाम का शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में भी मिलता है 3500 वर्ष पुराने में। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जाने? तो अतीत के बारे में कैसे जाने? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। सबसे पहला तरीका क्या है कि जो भी अतीत में किताबें लिखी हुई हैं उनको ढूंढो और पढ़ो। अब ढूंढे कहाँ से? इतना समय तो हमारे पास नहीं है, कहाँ कहाँ जाके ढूंढे। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज पांडुलिपि? तो पुराने समय में जितनी चीज़ें लिखी हुई मिली हैं, हाथ से लिखी हुई मिली हैं, तो हाथ से लिखी हुई होने के कारण ही इसे पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट्स कहलाता है। मैन्युस्क्रिप्ट शब्द कहाँ से आया है? लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। तो पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स का लैटिन शब्द मेन्यू से आया है। मेन्यू का मतलब है हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये छाल से, पेड़ की छाल पे लिखते थे। ताड़पत्र से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ ये रहा। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। सोचिए, आज तक है ये। हमारे पेज तो एक साल में ही पेज इतने गंदे हो जाते हैं कि वो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे हमने लिखा क्या है। तो 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था और भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये यू कैन सी। तो पांडुलिपि सोचिए 1000 वर्ष पहले का लिखा हुआ है। ये पांडुलिपि क्या होता है हमने जान लिया, जो हाथ से लिखी हुई होती है। और ये कहाँ लिखा होता है? ताड़पत्र पे, ओके, जो कि भुर्ज पेड़ की छाल से बनाया जाता है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियाँ तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से
कई संस्कृत में लिखी हुई मिलती हैं। बहुत पुराने लैंग्वेज, संस्कृत को तो देवलोक भाषा भी कहा जाता है, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में भी है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृत भाषा का लोग आम लोग जैसे हम आप लोग हैं करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सके, उनका पालन कर सकें। उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं, रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। मतलब पांडुलिपियों में क्या लिखा हुआ है? पांडुलिपियां ऐसे लेख पत्थर अपेक्षाकृत कठोर उत्कीर्ण कराए हैं। अपने आदेशों को लिखवाया है कि उन्होंने क्या क्या करा, याददाश्त के लिए लिखवा दिया है कि ये हमारे याददाश्त के लिए बना रहे, या हमारे याददाश्त के लिए, हमारी याद के लिए बना रहे। और कुछ अभिलेख इस तरह भी मिले हैं जिसमें राजा रानी की कहानियाँ मिली हैं। जैसे हमारे दादी दादा बचपन में हमें एक राजा था, एक रानी थी, लाइक दिस स्टोरी बताते हैं। तो उसी तरह से राजा रानियों की भी पांडुलिपियों में कहानियाँ मिलता है। स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं कि हमने ये काम करा है तो ये काम सदा यादगार बना रहे, उसके लिए भी ये करवाते थे। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा करते थे। कौन जीता उसको तुरंत पांडुलिपि में अभिलेखों में लिखवा दिया। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयां आती थी? चलिए इसके हम आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। इसके अतिरिक्त कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। तो जो भी हमारे अतीत की चीज़ों के बारे में पढ़ाई किया जा रहा है और उसके बारे में जानकारी किया जा रहा है, जानकारी इकट्ठा किया जा रहा है, अध्ययन किया जा रहा है, उसी को पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। जैसे पुरातत्वविद जो भी हमारे हिस्टोरिकल चीज़ें रिलेटेड है ना, उन सब चीज़ की खोज करना, उनकी पढ़ाई करना, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना कि ये कब से कब तक का काल का समय का है, किसने क्या करा था, क्या कब कहाँ कैसे हुआ, इन सब चीज़ की जो जानकारी इकट्ठा करते हैं, पढ़ते हैं, उस हमको पुरातत्वविद कहते हैं। और ये क्या करते हैं? ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती है, मिट्टी से बनी हो सकती हैं, धातु से बनी हो सकती हैं, और वस्तुएं पत्थर पक्की मिट्टी से बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। पक्की मिट्टी से बनी है भाई, पकी हुई मिट्टी से, तो जल्दी कैसे नष्ट हो जाएंगी? पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं ताकि उनकी हड्डियों को स्टडी करके बताते हैं कि ये कितना हज़ार साल पुराना है या कितना साल पुराना है। इन सब की जानकारी देते हैं हमें। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में हम लोग क्या खाते थे। और वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं क्योंकि हड्डी तो गल जाता है ना। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े मिल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? मतलब इतनी सारी हड्डियां मिल रहा है, पकी हुई मिट्टी से कुछ कुछ बने हुए मिल रहे हैं, तो क्या इनको कपड़े के अवशेष मिले होंगे? तो चलिए पता नहीं कपड़े अगर होंगे तो कैसे होंगे, इसके बारे में जानकारी देखते हैं। वैसे तो आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी आ रहा होगा कि इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, अवशेष मिल रहा है, मूर्तियाँ मिल रही हैं, हड्डियाँ मिल रही हैं, और कुछ कुछ बना हुआ मिल रहा है, ताड़ के पत्ते मिल रहे हैं, तो कपड़े भी मिल रहे होंगे। चलिए हम इसके बारे में भी जानकारी देखते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं
जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो अतीत में क्या हुआ था, राजा महाराजा के टाइम पे क्या हुआ था, उसको हम क्या बोलते हैं? इतिहासकार। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत जो भी कुछ मिला फटाक से उसके बारे में, अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, ताकि इंटरेस्टिंग बन जाता है कि हम जानना चाहते हैं कि अगर हमें ये घड़ा मिला, कहाँ से मिला, किसके शासन काल के मिला, कब का बना हुआ है और किस चीज़ से बना है। इस सब चीज़ की जानकारी लेने के लिए बहुत क्यूरियोसिटी हो जाती है, अंदर इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो जिस तरह से पुलिस होता है ना, किसी क्रिमिनल्स के बारे में पता लगा कि अच्छा ये क्रिमिनल्स ऐसा है, तो उसके बारे में पूरा सबूत इकट्ठा करते हैं। तो जस्ट लाइक दिस, अगर कुछ मिलता है तो इतिहासकार कोशिश करते हैं कि उन्हें कुछ मिले, और फिर वो चीज़ क्या मिला है, कब का है, किस काल का है, किसने बनवाया है, कहाँ का है, इस सब चीज़ के बारे में ये जानकारी इकट्ठा करते हैं, खोजबीन करते हैं, अध्ययन करते हैं। इन्हीं को तो इतिहासकार कहते हैं। अतीत एक या अनेक? अतीत, एक सेकेंड, इट इज विजिबल, यस। अतीत एक या अनेक। आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे का हम कल कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली मेरा तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा कोल्ड हो गया है, तो मुझे बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो आप सभी लोग मेरे वीडियो को वॉच करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सपोर्ट ज़रूर करें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए और पूरा वॉच करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू। आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, पढ़ाई करते रहे।